Hello students, so today we will start a new topic and as well as last topic of this unit, atomic nucleus. So for today our new topic is nuclear reactions. So before starting nuclear reactions you have to understand a concept of natural nuclear transmutations. Okay, so what is transmutations here? Transmutations means conversion of one nucleus into another nucleus, another type of nucleus. So अगर कहीं पे कोई एक प्रॉपर एलिमेंट का न्यूक्लियस दूसरे टाइप के न्यूक्लियस में चेंज हो रहा है तो उसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ट्रांसम्यूटेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हम बात करते हैं कोई एक ऐसे हैवी न्यूक्लियाई, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यूरेनियम 238 की, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है एंड मास नंबर 238 है। सो यूरेनियम, अगर हम बात कर रहे हैं यूरेनियम हैवी न्यूक्लियाई यूरेनियम की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसे एलिमेंट जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। और आपको पता है जो कहीं पे कोई भी जैसे एटम है अनस्टेबल है तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है? रिएक्शन करता है, किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। तो वैसे ही क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो उस वजह से वहाँ पे उसका न्यूक्लियस कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी वहाँ पे एमिट करता है या कोई रेज एमिट करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो न्यूक्लियस क्या करता है? वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी शो करता है। तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो भी उसके न्यूक्लियस से रेज आएंगी वो कौन सी वाली रेज कही जाएंगी? उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज। एंड रेडियो एक्टिव रेज जो हैं वो किस फॉर्म में निकलेंगी? ये कौन सी रेडियो एक्टिव रेज होती है? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज होती है। और इट मीन्स आपको पता ही है कि जहाँ पे हम रेज या वेव्स की बात करें वहाँ पे वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो कहीं पे इट मीन्स अगर अल्फ़ा रेज निकल रही हैं किसी न्यूक्लियस से, या बीटा रेज निकल रही है, या गामा रेज निकल रही है, तो इट मीन्स वैसा टाइप का पार्टिकल भी उसके न्यूक्लियस से निकल रहा होगा। मतलब अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा होगा, या बीटा पार्टिकल निकल रहा होगा, या गामा पार्टिकल निकल रहा होगा। तो उस केस में जो भी एक पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का न्यूक्लियस होता है वो दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कंपेरिजन टू इट्स प्रीवियस स्टेज। और अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बात बोली है यूरेनियम यहाँ पे एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अपने आप ही किस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर जाता है? डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस के अंदर जाता है। डिसइंटीग्रेशन पता ही है आपको क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना और डिसइंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे क्या होना? टूटना। तो जिसकी वजह से वो एक से ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर न्यू एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई में वो कन्वर्ट होता है। तो इसी पर्टिकुलर न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? नेचुरल न्यूक्लियर transmutations. Okay, so if any resulting radioactive nucleus disintegrate into nuclei of new elements, then such nuclear disintegrations are called नेचुरल न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो ये अपने आप ही यहाँ पे क्या हो रहा है? एक न्यूक्लियस से दूसरे और अदर जो एलिमेंट्स है उसके न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे? नेचुरल न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अब कुछ ऐसे ट्रांसम्यूटेशंस हैं जो आर्टिफिशियल मीन से कराए जाते हैं, आर्टिफिशियली कराए जाते हैं। तो ऐसे आर्टिफिशियल न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? कौन सा प्रोसेस कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस। सो न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं यहाँ पे? सच न्यूक्लियर रिएक्शंस जो कि किसके थ्रू कैरी आउट होती है? आर्टिफिशियल मीन से कैरी आउट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिख भी देती हूँ और यहाँ पे आपको याद रखना है जो रिएक्शंस करानी है वो एटम्स नहीं बल्कि न्यूक्लियस के बीच में होगी। ठीक है,
दो कोई से भी एलिमेंट के न्यूक्लियस के बीच में होगी। तो समझ लीजिए मैंने यहाँ पे एक नाइट्रोजन 14 का न्यूक्लियस ले रखा है जिसका मास नंबर 14 है एंड एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है 7 है। ओके, और इसमें मैं अटैक करवा रही हूँ या फिर बॉम्बार्ड करवा रही हूँ या फायर्ड कर रही हूँ अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल कौन सा पार्टिकल होता है ये भी आपको बता देते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल वो हीलियम एटम होता है, वो हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसी को हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, या फिर वो एटम हीलियम का जिन्होंने अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हों। तो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर उसने दे दिए तो उसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। तो ये हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस है उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। तो कहीं पे भी आपको न्यूक्लियर रिएक्शन में He4 और नीचे उसका एटॉमिक नंबर 2 लिखा हुआ मिल गया तो इट मीन्स वो कौन सा पार्टिकल होगा, अल्फ़ा पार्टिकल। तो जब हम अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ इंसिडेंट कराते हैं, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के साथ इंसिडेंट कराते हैं, तो उस केस में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस कैरी आउट हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे किसका न्यूक्लियस है, हीलियम एटम का जिसको हम अल्फ़ा पार्टिकल कह रहे हैं, यहाँ पे किसका न्यूक्लियस है, नाइट्रोजन एटम का। ओके, दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हमारे पास 2 अलग एलिमेंट्स बनते हैं, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बनता है और एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बनता है। कौन से ऑक्सीजन का 17 वाला आइसोटोप। ये आपको पता ही है, ऑक्सीजन का जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो उसका मास नंबर क्या होता है, एक्चुअल मास नंबर 16 होता है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का क्या है 17, ये इसका आइसोटोप है। ठीक है, तो इट मीन्स जब नाइट्रोजन यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल की रिएक्शन होगी, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उस केस में ऑक्सीजन 17 और हाइड्रोजन जिसको हम प्रोटियम कहते हैं यहाँ पे उसका न्यूक्लियस फॉर्म होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि 2 टाइप से। कैसे, एक में तो न्यूक्लियस का क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब एक में तो न्यूक्लियस टूटेगा, ओके, हैवी न्यूक्लियस टूटेगा, और एक में क्या है, क्योंकि देखिए जब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की, तो न्यूक्लियर रिएक्शन तभी कैरी आउट होती है कि जब वहाँ पे किसी पर्टिकुलर जो हम न्यूक्लियस ले रहे हैं वो कैसा हो, अनस्टेबल हो, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हो। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस ज़रूरी थोड़ा है कि वो हैवी न्यूक्लियस ही हो। हैवी मतलब जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्या हो, न्यूक्लियॉन्स हो, जिसका मास नंबर बहुत ज़्यादा हो। तो याद रखिएगा कि सिर्फ हैवी न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी आउट नहीं होती, बल्कि न्यूक्लियर रिएक्शन कौन यहाँ पे देता है, ये जो हमारे पास जितने भी लाइट न्यूक्लियाई होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर बहुत कम होते हैं, वो भी वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन शो करते हैं। तो उसी को देखते हुए लाइट न्यूक्लियाई एंड हैवी न्यूक्लियाई के डिसइंटीग्रेशन एंड कॉम्बिनेशन को देखते हुए न्यूक्लियर रिएक्शन 2 टाइप की होती है, जिसमें जो हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, और एक केस में क्या होता है कि जो लाइट न्यूक्लियस हैं वो आपस में कंबाइन होके क्या बनते हैं, एक न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली इंटीग्रेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। पहली है न्यूक्लियर, डिस्कस करेंगे हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। फिजन आपने जैसे बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा एक वर्ड, बाइनरी फिजन, है ना, जिसमें क्या होता है, जो भी एक अमीबा होता है वो एक से ज़्यादा दूसरे, मतलब एक से ज़्यादा अमीबा में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, डॉटर अमीबा जिसको हम कहते हैं वहाँ पे। तो न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मतलब टूटना, स्प्लिट होना। तो ये कौन सी वाली रिएक्शन होगी, ये होगी हैवी न्यूक्लियस के लिए रिएक्शन होगी। ठीक है, जितने भी हैवी न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई यहाँ पे प्लूरल होता है न्यूक्लियस का, तो जितने भी हैवी न्यूक्लियाई है वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर फिजन। एंड सेकंड है यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, कंबाइन होना। तो कंबाइन, ये जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है वो कौन से वाले न्यूक्लियाइज के लिए बने हैं, तो कौन से वाले न्यूक्लियाई के लिए बने हैं, जितने भी लाइट न्यूक्लियाई है वो यहाँ पे दिखाते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो एक एक करके से डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हियर? The process of splitting of a heavy nucleus, okay, the process of splitting of a heavy nucleus into 2 nuclei of nearly comparable masses with liberation of energy। अगर कहीं पे कोई एक हैवी न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई में, और वो न्यूक्लियाई कैसे हैं, उनका मास नंबर जो होगा वो अपने पहले वाले
न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस से मतलब वो बने हैं उसके कंपैरिजन वो कम ही होगा या कंपैरेबल भी ले सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी के साथ हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो होता है रिएक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास हैवी न्यूक्लियस है वो 2 और मोर न्यूक्लियाई में टूटता है विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, और ये रिएक्शन किसको यहाँ पे इंडिकेट करा रही है, करा रही है एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब आपने पढ़ा होगा, जापान में हिरोशिमा नागासाकी में फेंका गया था अमेरिका के थ्रू, तो वहाँ पे आपको याद होगा कि जो बॉम्ब वहाँ पे फेंका गया था वो था एटम बॉम्ब। एंड एटम बॉम्ब इतना ज़्यादा वहाँ पे एनर्जेटिक था, इतना ज़्यादा उसने वहाँ पे तबाही मचाई थी कि जिसका असर वहाँ पे आज तक देखने को मिलता है, क्योंकि वो कैसा बॉम्ब था, एक न्यूक्लियर बॉम्ब था। और वहाँ पे जो एटम बॉम्ब में रिएक्शन चलती है वो कौन सी रिएक्शन चलती है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन चलती है। तो उसकी मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखा देती है आपको। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, यूरेनियम ले रखा है, यूरेनियम 235 एंड एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 92 है। अब इसकी बॉम्बार्डमेंट हमें करानी है यहाँ पे न्यूट्रॉन के साथ। न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करानी है यूरेनियम के साथ। अब न्यूट्रॉन में आपको पता ही है उसका मास नंबर 1 होता है, उसको एक ही गिना जाता है एक न्यूट्रॉन को, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे इसके एटॉमिक नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या, हमारे पास एक एलिमेंट बनेगा। इस एलिमेंट को हम कहते हैं कंपाउंड या कंपाउंड न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए जब ये प्लस होगा तो उस केस में ये न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस के साथ एडअप हो जाएगा ना, एडअप हो जाएगा तो इट मीन्स एक मास नंबर और इसका इंक्रीज हो जाएगा, 236 हो जाएगा। बट जो एटॉमिक नंबर है वो रिमेन सेम रहेगा, क्योंकि 92 + 0 कितना होगा, 92। बट ये जो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस बना है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करवाने के लिए ये टूटेगा 2 बेरियम, मतलब 2 यहाँ पे न्यूक्लियस में, एक तो है बेरियम का, दूसरा है क्रिप्टन का, और तीसरा यहाँ पे 3 हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, प्लस साथ ही साथ ये क्यू क्या है, यहाँ पे एनर्जी भी लिबरेट होगी, इनॉर्मस एनर्जी भी लिबरेट होगी। तो बेरियम जिसका मास नंबर 141 है एंड एटॉमिक नंबर 56, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। क्रिप्टॉन मास नंबर 92 एंड एटॉमिक नंबर 36 एंड न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे क्यू मीन्स यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये एनर्जी कितनी होती है, अब देखिए ये फिजन, अब जब हम बात करें पूरे एक एलिमेंट की, क्योंकि जब हिरोशिमा नागासाकी में एटम बॉम्ब गिराया होगा तो पूरा यूरेनियम एलिमेंट, एक यूरेनियम एलिमेंट थोड़ा लिया गया होगा, पूरा यूरेनियम 235 का सब्सटेंस लिया गया होगा, और इस सब्सटेंस के अंदर तो पता नहीं कितने सारे यूरेनियम 235 रहे होंगे। और आपको पता है कि जब हम यहाँ पे एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट इस एक यूरेनियम के साथ जब होगी तो वो रिएक्शन के थ्रू 3 और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो जो 3 और न्यूट्रॉन्स है वो और यूरेनियम्स के साथ क्या करेंगे, कंबाइन होकर वहाँ पे क्या करेंगे, ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन वहाँ पे क्या करते रहेंगे, बराबर आगे की तरफ इनिशिएट होती रहेगी। तो इट मीन्स यहाँ पे बहुत सारी फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस होगी, क्योंकि हर एक फ्यूजन रिएक्शन में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, मतलब 3 न्यूट्रॉन्स वहाँ पे क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, और हर एक फ्यूजन में एनर्जी लिबरेट हो रही है। और ये एनर्जी कितनी होती है पर फ्यूजन, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स 200 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फ्यूजन के हिसाब से एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। तो ये जो रिलीज़ ऑफ एनर्जी है ये इतनी ज़्यादा होती है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है किसी भी एरिया को, ठीक है, इंसान को, जान माल को, बहुत सारी चीज़ों को ये नुकसान पहुंचा सकती है। और इसी की वजह से ही इसका जो खामियाजा है वो अभी तक हिरोशिमा नागासाकी में देखने को मिलता है, भुगत रहा है वो हिरोशिमा नागासाकी अभी तक। तो हाँ, हम जो यहाँ पे पढ़ रहे थे वो 3 न्यूट्रॉन्स, और ये आपको याद रखना है जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनकी एनर्जी कितनी होती है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इनकी एनर्जी होती है हर एक न्यूट्रॉन की। ओके, ये आपको याद रखना है।
बट जो हमारे पास ये वाला न्यूट्रॉन होता है जो यूरेनियम के साथ बम्बार्ड हो रहा है, इसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है, जिसको हम थर्मल न्यूट्रॉन भी कहते हैं, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो भी हमारे पास ये अदर 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इतने ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि जैसे ये प्रोड्यूस होते हैं वैसे ही एस्केप कर जाते हैं, ये किसी यूरेनियम के साथ क्या नहीं करते, वहाँ पे रिएक्शन नहीं करते। अब अगर मुझे यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन को आगे इनिशिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी हर एक फ्यूजन से, जैसे एक फ्यूजन हुआ यहाँ पे, तो फ्यूजन से यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स, हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स निकले हैं, तो उस केस में इन न्यूट्रॉन्स को क्या बनाना पड़ेगा, स्लो बनाना पड़ेगा। स्लो क्यों, उसकी एनर्जी किसके इक्वल करनी पड़ेगी, थर्मल न्यूट्रॉन के इक्वल करनी पड़ेगी, मतलब 0.025, क्योंकि किसी यूरेनियम के साथ अगर न्यूट्रॉन की यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट करानी है, रिएक्शन करानी, तो उसके लिए उस न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसीलिए जब कहीं पे हम कंट्रोल्ड, ठीक है, कंट्रोल्ड फॉर्म में कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इनिशिएट कराते हैं, क्यों करवाते हैं, सिर्फ बॉम्ब बनाने के लिए नहीं बल्कि एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए भी। इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी जो है इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी से भी क्या हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल फॉर्म में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक टैंक या फिर एक हम बोल सकते हैं डिवाइस के अंदर ये परफॉर्म कराते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो वहाँ पे हम ऐसा कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स है उनको हम स्लो न्यूट्रॉन्स में तब्दील कर देते हैं, और उस केस में फिर वो आगे की फ्यूजन रिएक्शन को इनिशिएट करता है, तो उसे हम कहते हैं मॉडरेटर। ओके, क्या कहते हैं, मॉडरेटर। तो मॉडरेटर में हम किसको यूज़ करते हैं, हैवी वाटर को यूज़ करते हैं। हैवी वाटर का मतलब ये नहीं है कि भारी पानी पानी को भारी बना दिया, नहीं, एक्चुअली यहाँ पे हैवी वाटर है D2O। सिंपल जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर किससे बनता है, H2 कहीं कहीं पे हम वाटर भी सिंपल हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको पता है ये H कौन सा वाला H है, प्रोटियम वाला, लेकिन D2O जो हैवी वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन का कौन सा वाला आइसोटोप यूज़ करते हैं, हम ड्यूटेरियम यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, D2O होता है इसका फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी आयंस होते हैं इसमें, किसके, ड्यूटेरियम के। तो जब ये रिएक्शन इस हैवी वाटर के अंदर इनिशिएट करवाई जाती है तो जो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वो इन हाइड्रोजन एटम्स के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलिजन के दौरान आपको पता होगा कि ये एनर्जी क्या करेंगे, अपनी लो डाउन कर देंगे, इनकी एनर्जी लो डाउन हो जाएगी, और जब इनकी एनर्जी लो डाउन इतनी हो जाती है तो वो अदर या फिर और जो वहाँ पे प्रेजेंट यूरेनियम है उनके साथ रिएक्शन करके फ्यूजन रिएक्शन आगे कैरी आउट होती जाती है। अब आपको पता है कि फ्यूजन रिएक्शन अगर ऐसे ही इनिशिएट होती जाएगी, एक्सेलरेट होती जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एनर्जी होगी वो इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल फॉर्म में होगी कि वो उस पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्टर को भी ब्लास्ट करके बाहर की तरफ आ जाए, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो कंट्रोल फॉर्म में चले, कि ना ही ज़्यादा एक्सेलरेट करे ना ही डीएक्सेलरेट करे, मतलब सिंपल जैसे मोड में चलती है वैसी मोड में चले। तो मॉडरेटर के साथ साथ हम यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ करते हैं, कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स क्या होती हैं, कंट्रोल रॉड्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कैडमियम या फिर बोरॉन रोड्स को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल रॉड्स क्या करती है, जो भी न्यूट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। उनको एब्जॉर्ब करने की वजह से, जब आपको पता है यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्यों इनिशिएट हो रही है, इन न्यूट्रॉन्स की वजह से। न्यूट्रॉन जब अदर जितने भी यूरेनियम उनके साथ रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस होगी। तो जब वहाँ पे एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन्स है उसको अगर ये कैडमियम और बोरोन रॉड क्या कर लेगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उस वजह से ये जो रिएक्शन है वो कैसी फॉर्म में चलेगी, कंट्रोल फॉर्म में चलेगी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को हम कंट्रोल फॉर्म में कर सकते हैं, क्या करके, मॉडरेटर एंड कंट्रोल रॉड्स यूज़ करके, ठीक है।